नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाए जाने को दी स्वीकृति। सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव ठाकरे गुट को लगा झटका। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह से संबंधित चुनाव आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार। उद्धव की अर्जी पर कोर्ट ने चुनाव आयोग और शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। कथित जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई चलाएगी भ्रष्टाचार का मुकदमा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। भाजपा ने की सिसोदिया की अविलंब गिरफ्तारी और सीएम केजरीवाल की भूमिका की जांच की मांग। मेघालय और नागालैंड में नेताओं का धुआंधार प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारकों समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट किया पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में 19% की वृद्धि दर अनुमानित। बेंगलुरु में G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण साबित होगी यहां होने वाली चर्चा। खजुराहो में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक। कल्चर फॉर लाइफ पर दिया जाएगा जोर। विश्व धरोहर स्थलों का भी दौरा करेंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। और आइए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों के बीच राजनयिक आदान प्रदान के बाद लागू होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी। बढ़ता विमानन बाजार और भारत में विमानन क्षेत्र के उदारीकरण जैसे घटनाक्रमों के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनेक देशों के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और गुयाना गणराज्य के बीच नया हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों की विमान सेवाओं को वाणिज्यिक अवसर प्रदान करते हुए उन्नत और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करेगा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। विधि आयोग सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को समाप्त हो गया है। सरकार ने कहा है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को भी मंजूरी दे दी।
नियमों के अनुसार खाद्यान्न का 100% तथा चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव ठाकरे गुट को झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा, हम बिना दोनों पक्षों को सुने चुनाव आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है कि फिलहाल शिंदे गुट ही असली शिवसेना कहलाएगा। शिंदे गुट के पास ही शिवसेना का नाम और सिंबल रहेगा, वहीं उद्धव ठाकरे के पास मशाल चुनाव चिन्ह होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की अर्जी पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर शिंदे गुट और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। शिंदे गुट को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया। दूसरी तरफ शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि वो फिलहाल कोई व्हिप जारी नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के बाद अब जासूसी के मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ताजा मामले में गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है। अब सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करेगी। वहीं गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने मांग की कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। वहीं दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार करे और इस मामले की तह तक जाए। इस मामले में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कथित जासूसी मामले को लेकर कहा कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम आबकारी नीति में आया है और अब इस मामले में नाम आने के बाद इसकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि स्थिति साफ हो सके। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबेरॉय को दिल्ली का नया मेयर चुन लिया गया है। इस चुनाव में शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। 2 घंटे से ज्यादा चली वोटिंग में किसी तरह का कोई विरोध और नारेबाजी नहीं हुई। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कहा कि वो सभी को आश्वासन देती हैं कि इस सदन को वो संवैधानिक तरीके से चलाएंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन के सभी सदस्य गरिमा बनाए रखेंगे और उसके सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। मेघालय और नागालैंड में नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। यूपी में योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। क्या है बजट की खास बातें, बताएंगे हम। दिल्ली को मिला नया महापौर। कैबिनेट की बैठक में हुए क्या अहम फैसले। G20 की बैठकों का दौर जारी। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के पक्ष में करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। मेघालय में जहां एनपीपी को अपना किला बचाना है, वहीं भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी ताल ठोक रहे हैं। वहीं टीएमसी भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मेघालय में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और मतदान 27 फरवरी को होना है। 36 महिलाओं सहित कुल 375 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एफ.आर. खारकोंगोर ने कहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 119 कंपनियों को तैनात किया गया है। कल एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण राज्य की 59 सीटों पर ही चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार वाला बजट बताया जा रहा है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। सुरेश खन्ना ने कहा कि वैश्विक मंदी के दौर में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो घटकर लगभग 4.2% हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा युक्त कराया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताबें और पत्रिकाएं खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए और युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2017 से अब तक 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि 14 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना और संचालन के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2,538 करोड़ 80 लाख और धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए
1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना बजट लाया गया है। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल सस्ता है, जिससे आवश्यक उपभोग की वस्तुएं भी वाजिब दामों पर मिल रही हैं, यानी आम आदमी महंगाई से परेशान नहीं है। टैक्स चोरी रोक कर राजस्व बढ़ाया गया है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो फैसले लिए उससे दुनिया में भारत की छवि बदली है। विश्व स्तर पर भारत ने अहम भूमिका निभाई है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लागू किया है और किसी को मदद की जरूरत होती है तो भारत सबसे पहले आगे आता है। इसके साथ ही जहां जवाब देने की जरूरत है, भारत सख्त संदेश देता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्सव 2023 यानी अनवीलिंग THSTI's साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड विजन के दौरान अध्यक्षीय संदेश में कहा कि नीति निर्माताओं को टीके या वैज्ञानिक उपकरण बनाने के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उद्योग जगत को शुरुआत से ही इसमें शामिल किया जाए। इस कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि समान विकास हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने जलवायु के लचीलेपन की नीति के लिए भारत के प्रयास और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बारे में भी बात की। असम के 31वें राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। गुवाहाटी के पंजाबारी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र के सभागार में आयोजित संक्षिप्त समारोह में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वे राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। बेंगलुरु में G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बैठक जारी है। इस बैठक का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा, भारत G20 वसुधैव कुटुंबकम की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर अध्यक्षता करते हुए सभी जीवन, मानव, पशु पौधे के मूल्य को बेहतर बनाती है। यह विषय वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर भारत के महत्व को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी और डायलॉग ही आगे का रास्ता है। आज से 25 फरवरी तक खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है। बैठक में G20 सदस्यों के 125 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना जैसे विषयों पर चर्चा शामिल है।
बैठक के पहले दिन आज सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें विदेशों से वापस लाई गई 25 मूर्तियां भी रखी गई हैं। आज सुबह सबसे पहले रन फॉर कल्चर का आयोजन किया गया। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी इस दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शांति रक्षा अभियानों पर विशेष समिति के सत्र के उद्घाटन के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत 7 दशकों से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि 12 में से 9 मिशनों में हमारे 6000 से अधिक शांति सैनिक तैनात हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर रुचिरा कंबोज ने कहा कि मातृभाषा पहचान और सम्मान का स्रोत है। भारत में इजरायल के राजदूत नोर गिलोन ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बुधवार को दिल्ली में भारत और इजरायल के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरा होने के मौके पर इजरायल के राजदूत ने भारत को G20 की अध्यक्षता पर बधाई देते हुए कहा कि भारत तेजी से क्षेत्रीय महाशक्ति से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के नजदीक आज 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके वाईराऊ वैली में ब्लेन हीप के 30 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित थे। स्थानीय समयानुसार भूकंप के झटके सुबह 10:11 पर महसूस किए गए। भूकंप जमीन से 47 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है और इसके वेस्ट कोस्ट, गोल्डन बे और नेल्सन में महसूस किया गया। भूकंप से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लद्दाख की पैगोंग झील पर हाफ मैराथन आयोजित किया गई, जिसमें -20 डिग्री के तापमान में धावक जमी हुई लेक पर दौड़े। लद्दाख की यह झील समुद्री सतह से 13,862 फीट ऊपर है। इस मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये दुनिया में सबसे ऊपर जमी हुई झील में आयोजित मैराथन थी। इस हाफ मैराथन को द लास्ट रन का नाम दिया गया था। इस पर 21 किलोमीटर की दौड़ हुई, जिसमें देश के 75 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। दौड़ का आयोजन क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूकता पैदा करने और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कराया गया। मैराथन के लिए एथलीट्स पर बहुत ध्यान दिया गया। इसमें हर हफ्ते करीब 50 किलोमीटर की दौड़, 250 किलोमीटर साइकिल चलाना और 10 से 15 किलोमीटर स्विमिंग कराई गई। इस दौड़ में भाग लेने के लिए फिटनेस का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। बात खेलों की। महिला T20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही अब टूर्नामेंट का सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गया है। अंतिम 4 में जगह बनाने वाली टीमों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल है। महिला T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से गुरुवार को होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु में नए बहुउपयोगी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। साई बेंगलुरु से 50 ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 पदक विजेता निकलकर आए हैं। अगले 2 महीने में इस सेंटर में 600 बिस्तरों का हॉस्टल भी जोड़ा जाएगा। खेल मंत्री ने मिशन ओलंपिक खेल और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को हर संभव मदद देने की बात कही है।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट्स जैसे आकाशदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी की सराहना की। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली के